हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग एक नया कोर्स, नया टॉपिक जो है स्टार्ट करने जाएंगे और उस नया टॉपिक का नाम होगा ट्रांसफॉर्मर। इससे पहले मैंने आप लोगों को मैग्नेटिक सर्किट पढ़ाया है। उस मैग्नेटिक सर्किट में मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स या उससे रिलेटेड जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं मैं आप लोगों से डिस्कस किया। उसके साथ साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कस किया है, जिन सब की जरूरत यहाँ पर मुझे ट्रांसफॉर्मर में पड़ेगी। तो बहुत ही इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, बहुत ही अहम टॉपिक है कंपटीशन के लिहाज से। और मुझे नहीं लगता अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई क्वेश्चन पेपर सेट हो रहा है और उस क्वेश्चन पेपर में, कंपटीशन के क्वेश्चन पेपर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अगर 100 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल से आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर कम से कम 5 क्वेश्चन इस सिंगल अकेले ट्रांसफॉर्मर से आएंगे, इतना श्योर है। आप लोग पिछले कोई भी 10 कोई भी 15 पेपर उठाकर देख लीजिए और आप लोग देखोगे कि ट्रांसफॉर्मर के कम से कम हर क्वेश्चन पेपर में, जिसमें अगर 100 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के हैं तो कम से कम 5 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलेंगे। तो इसलिए मैं एक बार फिर आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों बहुत ही अहम और सबसे शायद जितना हमारा इलेक्ट्रिकल कोर्स है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो टॉपिक ट्रांसफॉर्मर है। तो इस टॉपिक को बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ और बहुत ही सिंसियरिटी के साथ दोस्तों इस चीज को आपको पढ़ाई करनी है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस टॉपिक को जो है मैं बेस्ट तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊं, आप लोगों के कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के प्रति पूरी तरह से मैं जो है फिट बना पाऊं, जिससे कि आप किसी भी एग्जाम पेपर में इस टॉपिक के क्वेश्चन को किसी भी तरह से करने में सफल रहो। तो खैर ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मर से पहले ट्रांसफॉर्मर की जरूरत क्यों पड़ी, ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है, क्या आवश्यकता है, कहां जरूरत पड़ेगी, कहां नहीं पड़ेगी, इन सब को जानने से पहले हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता है कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जनरेशन होता है। इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं सबसे पहले क्या होता है, जनरेशन, यानी कि बिजली या विद्युत का उत्पादन जिसे कह देते हैं। जैसे आप लोग पावर हाउस जाते होंगे, चाहे हाइड्रो के पावर हाउस जाए, एनटीपीसी आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही फेमस कंपनी है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो कि एक इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन कंपनी। हालांकि डिपेंड करता है, हाइड्रो मतलब जहां पानी से बिजली बनती है, एनटीपीसी मतलब थर्मल जहां पर स्टीम से बिजली बनती है। तो खैर अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जनरेशन का सब जो जिम्मेदारी है वो जनरेशन की इंडिया में लगभग 70% एनटीपीसी पर है और बाकी मोस्ट ऑफ द जनरेशन जो है रेस्ट ऑफ द 30 में से हाइड्रो एनर्जी करती है। तो जनरेशन की अगर हम लोग बात करें, जो इंडिया में जनरेशन होता है नॉर्मली वो होता है या तो 11 केवी पर कह लीजिए, या फिर 15 केवी पर कह लीजिए, या फिर मैक्सिमम जनरली 92 केवी। इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है वो जनरली या तो 11 केवी, किलो वोल्ट बोल रहा हूं दोस्तों मैं, या फिर 15 किलो वोल्ट, या फिर 19.2 किलो वोल्ट। इतने किलो वोल्ट मतलब 1000। 1 किलो इक्वल्स टू 1000, आप लोग सभी जानते होंगे 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो इतने किलो वोल्ट पर जो है इंडिया में नॉर्मली जनरेशन होता है। अब जनरेशन हो गया, जनरेशन के बाद एक अगला जो एस्पेक्ट आता है वो आता है मेरा ट्रांसमिशन का। किसका? ट्रांसमिशन का सिंपल सा मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी का या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक जगह से, एक पॉइंट से, जनरेटिंग पॉइंट से जहां पर मुझे सप्लाई भेजनी है, जहां पर मुझे इलेक्ट्रिकल सप्लाई का यूज करना है, उस सप्लाई तक बिजली को पहुंचाना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन। जैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट जिस प्रकार से होता है एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए जो वाहन वगैरह यूज होते हैं, उसी तरह से ट्रांसमिशन का मतलब हुआ जनरेशन से लेकर जहां पर मुझे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी है, जिसे हम लोग होम कह देते हैं। चलो होम, डोमेस्टिक होम कह देते हैं, हम घर के लिहाज से ले लेते हैं, इस चीज से आप लोग ज्यादा फैमिलियर होते हैं तो इसलिए होम कह देता हूं मैं। जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, बीच में ट्रांसमिशन हुआ। ट्रांसमिशन का मतलब हुआ जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई वहां से लेके मेरे घर तक जो बिजली एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा रही है, ट्रांसपोर्ट की जा रही है, सेंड की जा रही है, उसे हम लोग बोलेंगे ट्रांसमिशन। और फिर घर में मुझे इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करने के बाद बल्ब जलाना है,
पंखा चलाना है, फ्रिज चलाना है, टीवी चलाना है या फिर मोटर चलाना है। तो कहने का मतलब है मेरे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है डिफरेंट पर्पस के लिए, मेरे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है वो कहीं ना कहीं जनरेशन हो रहा होगा, उसका किसी दूर जगह पर भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है वेरियस कंडीशन पर। मेरे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है वो कहीं पर बन रही है। सपोज मेरा घर जो है, हम लोग रुड़की से है तो रुड़की की बात कर लेते हैं। सपोज मेरा घर जो है रुड़की में है और ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो जनरेट हो रही है दिल्ली में, सपोज मान लेते हैं। तो दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, उसके बाद दिल्ली से लेकर रुड़की तक ट्रांसमिशन किया गया, बिजली को भेजा गया, इलेक्ट्रिसिटी को भेजा गया। उसके बाद रुड़की में मेरा घर है और उस घर में मैं जो हूं इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहा हूं। तो बीच में दिल्ली से लेकर रुड़की तक का जो काम हुआ होगा इसे हम लोग बोलेंगे ट्रांसमिशन। ठीक दोस्तों, अब जनरेशन, सबसे पहला माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए आप लोगों की जनरेशन 11 केवी पर ही हम लोग क्यों करते हैं? 11, 15 केवी, 19, 2 पॉइंट केवी पर ही जनरेशन क्यों करते हैं? दूसरी बात, अगर मेरा घर है, घर में आप लोग देखते होंगे जो आपके बल्ब हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, मोटर हो गया, नॉर्मली ये जो घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं, जितने भी सब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है आप लोग देखते होंगे, उसमें नॉर्मली जो है 220 वोल्ट या फिर 240 वोल्ट की वोल्टेज रहती है। आप लोग के घर में आजकल एसी चल रहा है, गर्मी है तो एसी भी होगा नॉर्मली, और एसी में देखते होंगे उसका जो स्टेबलाइजर होता है, जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है, उसमें वोल्टेज लगातार चलती रहती है। तो 210 वोल्ट, 212 वोल्ट, 215, 220 कुछ समथिंग उस रेंज में होती है। तो आप लोग कह सकते हो कि मेरे घर में जो मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो 220 या 240 वोल्ट पर चाहिए, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली में जनरेट हो रही होगी वो जनरेट हो रही है 11 केवी, 15 केवी या फिर 19.2 केवी पर। इतने केवी पर, केवी मतलब 1000 वोल्ट है, 11 केवी का मतलब 11,000 वोल्ट। तो इस तरह से इतने पे जनरेट हुआ होगा, यूज मुझे इतने पर करना है। अब बीच में आया ट्रांसमिशन, दिल्ली टू रुड़की बीच में आया ट्रांसमिशन। सपोज दोस्तों आप लोगों को पावर जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो मेरी पावर होती है, रियल पावर की हम लोग बात कर लेते हैं, वो पावर होती है V इंटू आई इंटू कोस फाई। पढ़ा होगा आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल में। V का मतलब होता है वोल्टेज, I का मतलब होता है करंट, और कोस फाई का मतलब होता है पावर फैक्टर। इन सब चीजों के बारे में आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल में जाना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा कि ये मेरी रियल पावर है। कौन सी पावर है? रियल पावर। रियल भी अगर आप एपिरेंट भी बात करो, एपिरेंट में कोस फाई हट जाएगा, जानते होंगे आप लोग। तो जो मेरी रियल पावर होती है वो होती है वोल्टेज इंटू करंट इंटू कोस फाई। अब सपोज मेरे पास दो ऑप्शन है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ 11 केवी, 15 केवी, 19.2 केवी पर। अब अगर जितने पर ये जनरेट हुआ, सपोज मैं यहां से 5000 किलोवाट पावर, ध्यान देना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार्टिंग से कोशिश करूंगा आपको ट्रांसफॉर्मर के T से स्टार्ट करूं और R तक आपको लेकर जाऊं, और बीच के जितने भी पॉइंट है, जितने भी अल्फाबेट को, आपको हर एक अल्फाबेट का एग्जैक्टली मतलब समझा पाऊं। तो अगर आप लोग कहो कि 5000 किलोवाट का जो पावर है वो यहां पर जनरेट हुआ, 5000 किलोवाट की जो पावर है वो यहां पर जनरेट हुई। अब ये 5000 किलोवाट की अगर पावर जनरेट हुई दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हो, सपोज 11 केवी पर मेरा जनरेशन हुआ था। तो यहां पर अगर मैं आई की बात करूं, तो आई होगा मेरा, यहां से देख लीजिए आप लोग, आई बराबर होगा मेरा P अपॉन V इंटू कोस फाई। तो पावर कितना हुआ मेरा? यहां से 5000, पावर हुआ मेरा 5000 किलोवाट। V मेरा कितना हुआ? 11 केवी पर हम बात कर रहे हैं, तो 11 केवी लिख सकते हैं डायरेक्ट, इंटू कोस फाई की नॉर्मली वैल्यू 0.8। तो यहां से आप लोग सोल्व करो, किलो से किलो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर आप लोग देखोगे ये लगभग ऑलमोस्ट 9 बच गया, ये यहां पर 5000 है। तो आप लोग कह सकते हो कि ये जो मेरा ऑलमोस्ट इक्वल होगा वो आएगा मेरा 555 लगभग, इतना रफली आइडिया है। तो अगर आप लोग 11 केवी पर जनरेट करते हो, उसके बाद इतनी पावर है, इतनी पावर को आप लोग यहां पर भेजते हो, तो उसके लिए करंट कितना चाहेगा? 555 एम्पियर। उसके बाद दूसरा केस हम लोग ले लेते हैं। सपोज ये मेरा केस एक और दूसरा जनरेशन हाउस है, दूसरा ऑप्शन खोल देते हैं। दूसरा क्या क्या हम लोग कर सकते हैं? ये मेरा यहां पर होम है, ठीक, सेम पावर मैंने 5000 किलोवाट एट 400 किलोवोल्ट। अगर मैं इतने किलोवोल्ट पर यहां पर जनरेशन हुआ
कितनी पावर का, 5000 किलोवाट का 400 केवी पर मैंने ट्रांसमिशन किया, तो इस केस में यहां पर जो आई की वैल्यू होगी मेरी वो हो जाएगी 5000 बटा 400, के से के कैंसिल आउट, इंटू 0.8। तो यहां पर जो लगभग आएगा मेरा, ये बैठ गया मेरा लगभग 320। तो यहां पर आप लोग देखोगे 320 से सब कैंसिल आउट करोगे तो लगभग मेरा मोटा मोटा ऑलमोस्ट 150, नहीं 4 8 32। तो यहां पर आप लोग देखोगे दो जीरो कट कैंसिल आउट हो गया, 3.2, तो 16 एम्पियर के आसपास कह लीजिए आप लोग, 15 या 16 एम्पियर रफली, तो लगभग 16 एम्पियर के आसपास गया। अब देखना दोस्तों, इन दोनों चीज को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, जनरेशन हुआ आपका 11 केवी पर, पावर 5000 किलोवाट। अगर मैं ट्रांसमिट करता हूं कितने पर, 11 एट 11 केवी ट्रांसमिट करता हूं, तो यहां पर जो करंट की वैल्यू रही होगी वो रही होगी लगभग 555 एम्पियर। और अगर 5000 किलोवाट को मैं 400 केवी पर ट्रांसमिट करता हूं तो यहां पर जो करंट की वैल्यू रही होगी वो लगभग रही होगी 16 एम्पियर। अब देखिए आप लोगों ने लॉसेस पढ़े होंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल में, आप लोगों ने लॉसेस पढ़े होंगे यहां से लेकर यहां तक बीच में कोई लोड नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन यहां से तक जो कंडक्टर मेरा लगा हुआ है, जो मेरा कंडक्टर या केबल, ओवरहेड कंडक्टर भी हो सकता है। ओवरहेड कंडक्टर का मतलब जो आप लोग नॉर्मली देखते हैं अपने सर के ऊपर से जाती हुई ट्रांसमिशन लाइन को देखते हैं, उसे बोलते हैं ओवरहेड कंडक्टर। और केबल की यदि बात करो तो आजकल अंडरग्राउंड केबल भी जो है थोड़ा सा उसका रिवाज चल रहा है, तो कह सकते हो केबल भी कह सकते हो, ओवरहेड कंडक्टर भी कह सकते हो। इस कंडक्टर में यहां से यहां तक एक लॉस होगा। इस कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में जब करंट कैरी होता है, किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है, कैरी होता है, तो उस कंडक्टर में हमेशा एक लॉस रहता है। तो जब आप दिल्ली से रुड़की तक सप्लाई भेजोगे तो यहां पर बीच में कंडक्टर लगा होगा और उस कंडक्टर में हमेशा लॉस होता है I²R, इसे कह सकते हैं लॉस। इसे मैं कह देता हूं जो मेरा लॉस होगा वो होगा मेरा I²R। किसी भी कंडक्टर में जो मेरा लॉस होता है वो होता है I²R। I मतलब उस कंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट और R मतलब उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस। अब आप लोग देखिए, यदि मैं कंडक्टर भी सेम रखूं, हालांकि कंडक्टर सेम नहीं रखा जाएगा, लेकिन यदि दोनों ही केस में मैं कंडक्टर सेम लूं, कंडक्टर सेम यूज किया जाए, दोनों ही कंडीशन में कंडक्टर सेम यूज किया जाए, तो उसके बावजूद भी यहां पर करंट की वैल्यू जो है 555 है और यहां पर 16 है। अगर इस केस के लिए मैं लॉस की बात करूं, यहां पर लॉस की बात करूं, तो जो मेरा लॉस होगा वो हो जाएगा I² इंटू R, यानी कि 555 का स्क्वायर इंटू R। और अगर सेम जहां पर 16 एम्पियर, दूसरे केस में एट 400 किलोवोल्ट, एट 400 किलोवोल्ट मेरा 16 एम्पियर का करंट फ्लो रहा था, तो अगर यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर जो मेरा लॉस होगा वो लॉस मेरा ऑलमोस्ट होगा इक्वल टू 16 का स्क्वायर इंटू R। अब आप लोग दोनों ही केस की इजीली कंपैरिजन कर सकते हो, देख सकते हो कि ये जो लॉस का अमाउंट आएगा वो काफी बड़ा आएगा और ये जो लॉस का अमाउंट आएगा वो काफी छोटा आएगा। और ये जो लॉस का अमाउंट है, लॉस मतलब इलेक्ट्रिकल की एनर्जी का वह पार्ट, लॉस का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वह पार्ट जो हमारे यूज करने योग्य नहीं है, या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वह पार्ट जो यूजफुल नहीं है, उसे हम लोग कह रहे हैं लॉस। तो यानी कि हमारी कोशिश होगी पूरी तरीके से कि हम ये जो लॉस है, इस लॉस की वैल्यू कम से कम रखें। तो हम हमेशा चाहेंगे, अब ध्यान देना मैं क्या बोल, निष्कर्ष क्या निकला इस बात का, निष्कर्ष ये निकला इस बात का कि हम हमेशा चाहेंगे कि इस लॉस की वैल्यू कम से कम हो। और इस लॉस की वैल्यू कम से कम रखने के लिए मुझे 11 केवी से कहां पर आना पड़ेगा, 400 केवी पर। कहां पर आना पड़ेगा, 400 केवी पर, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी पावर इक्वल टू V इंटू I इंटू cos फाई होता है। मेरा जो पावर होता है वो P इक्वल टू V इंटू I cos फाई होता है, या फिर I बराबर अगर मैं बात करूं तो P अपॉन V इंटू cos फाई होता है। तो इफ V इंक्रीज, यदि मैं वोल्टेज इंक्रीज करूंगा, यदि मैं यहां से यहां तक की ट्रांसमिशन वोल्टेज इंक्रीज करूंगा, तो मेरा I क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और मेरा I डिक्रीज होगा, तो इसलिए हैंस
इसीलिए मेरा जो लॉस होंगे, जो मेरे लॉस होंगे वे लॉस भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, और लॉस डिक्रीज हो जाएंगे तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बेटर, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बेटर। तो इसलिए मेरी हमेशा कोशिश होती है, इसलिए मेरी हमेशा कोशिश होती है कि ट्रांसमिशन को मैं हाई से हाई वोल्टेज पर, ट्रांसमिशन को मैं हाई से हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट या इलेक्ट्रिसिटी को हाई से हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करो, एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाए, किस पर, हाई वोल्टेज पर। तो दोस्तों देखना, यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि मेरा जो जनरेशन होगा वो जनरली 11 किलो वोल्ट पर होगा, लेकिन ट्रांसमिशन मैं हाई वोल्टेज पर करूंगा, और ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पर करने से बेनिफिट ये होगा मेरा कि जो मेरे ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेस होंगे उन लॉसेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, जिसके कारण मेरी सिस्टम की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब आप लोगों ने देखा 11 केवी पर जनरेट किया, आप लोगों ने देखा 11 केवी पर जनरेट किया, उसके बाद मैंने ट्रांसमिट हाई वोल्टेज पर किया, ट्रांसमिट हाई वोल्टेज पर किया, क्यों, लॉस कम करने के लिए। उसके बाद आप लोग यहां पहुंचे, लेकिन आपको पता होगा कि आपके घर में भी आपको जो है, आपके घर में भी जो है आपको वोल्टेज सिर्फ 220 या 240, या अगर 3 फेस लोड है तो 440 वोल्ट, 200-400 वोल्टेज कह सकते हो। यहां पर आपको कैसी वोल्टेज चाहिए, लो, कैसी वोल्टेज चाहिए, लो। तो आपने जनरेट किया 11 केवी पर, ट्रांसमिट किया 400 केवी पर, घर में यूज किया 220-240 वोल्ट पर। ऐसा करने का पर्पज जो है, जनरेट मैंने 11 केवी पर किया, जनरेट की मैं बात कर लेता हूं, जनरेट 11 केवी पर इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि अगर 11 केवी या इस ये जो रेंज मैंने लिखी है 11, 15, 19.2, इन सबसे ऊपर अगर आप जनरेशन करोगे, हम चाहते हैं मैक्सिमम वोल्टेज पे जनरेट करें, लेकिन अगर इससे ऊपर आप जनरेट करोगे तो जो आप वहां पर जनरेटर या अल्टरनेटर यूज कर रहे हो उसमें इंसुलेशन इतना ज्यादा जरूरत पड़ जाएगा कि वो इंसुलेशन इतना ज्यादा होने के कारण एक तो वहां पर साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा मशीन का, दूसरा वो इकोनॉमिकल नहीं होगा, बहुत ज्यादा उसमें खर्चा होगा। तो इस वजह से हम लोग वोल्टेज, जो जनरेशन वोल्टेज है वो जनरली 11 केवी पर ही हम लोग करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि मेरा जो इंडिया में जनरेशन है वो नॉर्मली 11 केवी पर होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि वो मोस्ट इकोनॉमिकल होता है। क्या होता है, मोस्ट इकोनॉमिकल है। तो आप लोग कहीं पर लिखाऊंगा मैं अभी आप सब लोगों को, जनरेशन मैंने 11 केवी पर किया, 11 केवी पर क्यों किया, क्योंकि मोस्ट इकोनॉमिकल है। ट्रांसमिशन मैंने हाई वोल्टेज पर किया, हाई वोल्टेज पर क्यों किया, क्योंकि ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पर करने पर सिस्टम के लॉसेस कम होंगे, और यूज मुझे लो वोल्टेज करनी है क्योंकि मेरे घर में जो इंस्ट्रूमेंट है उन इंस्ट्रूमेंट की जो रेटिंग होती है वो बहुत ही कम होती है। तो मैंने यहां पर वोल्टेज 11 केवी बनाया, उसके बाद वोल्टेज को बढ़ाया, उसके बाद फिर वोल्टेज को घटाया। देख पा रहे हो आप लोग, यहां पर जनरेशन किया 11 केवी पर, उसके बाद वोल्टेज को बढ़ाया, वोल्टेज को बढ़ाया क्यों, ट्रांसमिशन के लिए, जिससे कि लॉस कम हो सके। उसके बाद वोल्टेज को यहां फिर से घटाया, और घटाया क्यों, जिससे कि घर में जो मेरे इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट के रेटेड वोल्टेज मुझे प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से मैं वोल्टेज को यहां बढ़ा रहा हूं और यहां घटा रहा हूं, यहां बढ़ा रहा हूं और यहां घटा रहा हूं, और ये सब क्यों कर रहा हूं, सिस्टम की अच्छाई के लिए, सिस्टम की अच्छाई के लिए। तो ये जो वोल्टेज को घटाना बढ़ाना होगा, ये जो वोल्टेज को घटाना बढ़ाना होगा, यहां पर कह लो या यहां पर कह लो, ये जो वोल्टेज का लेवल चेंज किया जा रहा है, ये वोल्टेज का लेवल कौन चेंज करेगा, मेरा ट्रांसफॉर्मर। कौन चेंज करेगा, ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर की जो सबसे मेन जरूरत पड़ती है वो मेन जरूरत पड़ती है वोल्टेज के अप या डाउन करने की, वोल्टेज के लेवल को अप या डाउन करने की। और वोल्टेज का लेवल अप या डाउन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है वो मैंने आप लोगों को बताया। जनरेशन मेरा लिमिटेड है इस वोल्टेज पर, ट्रांसमिशन मुझे हाई पर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि लॉसेस को मुझे कम रखना है। और यहां पर मुझे वोल्टेज हाई के बाद फिर लो करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि घर में जो मेरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, उन इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग बहुत ही कम है, तो मुझे वोल्टेज भी उसके लेवल पर लानी पड़ेगी। तो एक बार वोल्टेज को हाई करना पड़ेगा, एक बार वोल्टेज को लो करना पड़ेगा, और ये वोल्टेज को हाई या लो करने का जो काम होगा वो कौन करेगा, मेरा ट्रांसफॉर्मर। ठीक दोस्तों, तो थोड़ा सा मैं लिखा देता हूं पहले आप लोगों को, यहां पर लिखिए आप लोग, इंडिया में जनरली
11 kV इंडिया में जनरली 11 kV, 15 kV, 15 kV या 19.2 kV या 19.2 kV पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। उसके बाद ट्रांसमिशन के लिए वोल्टेज के लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे कि ट्रांसमिशन के वोल्टेज लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे कि ट्रांसमिशन लॉसेस कम किए जा सके, उसके बाद यहां पर कह सकते हैं, ये लोड कह सकते हैं घर को, होम। उसके बाद लोड के पास फिर से वोल्टेज को कम करना पड़ेगा, जिससे कि लोड की रेटेड वोल्टेज के पास वोल्टेज को रखा जा सके। मीन्स ये वाली जो वोल्टेज है मेरी, यहां से जो वोल्टेज जाएगी वो इस लोड की वोल्टेज के आसपास रखी जा सके। ठीक, इस वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का काम ट्रांसफॉर्मर करेगा। ठीक दोस्तों, तो यहां पर मैंने आप लोगों को ट्रांसफॉर्मर की क्या उपयोगिता होती है मेरी ट्रांसमिशन लाइन में या मेरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, वो बताने की कोशिश की। लॉस कम होंगे तो ऑटोमेटिकली जो मेरे एफिशिएंसी है वो क्या होगी, इंक्रीज। एक दो छोटे पॉइंट और हैं, वो भी आप लोग लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आपके काम आएंगे लास्ट टाइम में। आप लिखिए यहां पर एक पॉइंट और, जनरेटिंग वोल्टेज। नेक्स्ट पॉइंट, जनरेटिंग वोल्टेज 11, जनरेटिंग वोल्टेज 11,15 या 19.2 kV या 19.2 kV पर इसलिए रखी जाती है क्योंकि इससे अधिक वोल्टेज रखने के लिए, इससे अधिक जनरेटिंग वोल्टेज रखने के लिए एक हाई इंसुलेशन की आवश्यकता पड़ेगी। जो कि इकोनॉमिकल या साइज के अकॉर्डिंग
या साइज के अकॉर्डिंग सही नहीं होगा, या साइज के अकॉर्डिंग सही नहीं होगा। ठीक, एक पॉइंट और आप लोग लिखिए, मैंने बताया आपको सेम पावर ट्रांसमिट करने के लिए यदि वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू घटेगी। ठीक है, करंट की वैल्यू घटी तो इसके कारण आई स्क्वायर आर जो मेरे लॉस हैं, आई स्क्वायर आर जो मेरे लॉस हैं, वे लॉस घटेंगे। अच्छी बात है, एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन एक चीज और दोस्तों, यदि आप, ये मेरा कोई कंडक्टर है, ध्यान देना, बेसिक बन रहे हैं आपके मशीन के, ट्रांसमिशन के, पावर सिस्टम में भी काम आएंगे। ये मेरा कोई कंडक्टर है, अगर इसमें करंट की वैल्यू आप लोग कम करोगे तो करंट की वैल्यू कम करने का मतलब हुआ इस कंडक्टर का जो साइज होगा या इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, उस एरिया को भी क्या करना पड़ेगा, कम, उसे कम कर सकते हैं। तो वोल्टेज को, ट्रांसमिशन वोल्टेज हाई करने के दो फायदे होंगे, एक तो मेरा लॉस कम होगा और दूसरा मेरा कंडक्टर का साइज या कंडक्टर का एरिया क्या होगा, कम। तो लिख लीजिए पॉइंट भी आप लोग कहीं पर, ट्रांसमिशन वोल्टेज हाई करने से लॉसेस कम व साथ ही साथ कंडक्टर का साइज ब्रैकेट में एरिया लिख लीजिए, चाहे एरिया, क्योंकि एरिया कम करेंगे लेंथ तो सेम रहेगा, दिल्ली से रुड़की जाना तो लेंथ क्या रहेगा, सेम। कंडक्टर का साइज ब्रैकेट में एरिया भी रिड्यूस होगा। ठीक दोस्तों, तो यहां तक मैंने आप लोगों को ट्रांसफॉर्मर का कैसे, कहां यूज करने से क्या बेनिफिट हो रहा है वो समझाने की कोशिश की। आगे भी बात करते हैं। वोल्टेज के बाद ट्रांसमिशन वोल्टेज के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि नॉर्मली, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि ट्रांसमिशन वोल्टेज भी हाईएस्ट किस वोल्टेज की वैल्यू पर होता है, तो आप लोग देख लेना, कहीं पर लिख लेना। अगर ट्रांसमिशन वोल्टेज की बात करो तो इंडिया में फिलहाल प्रेजेंटली 765 किलो वोल्ट या 765 केवी पर नॉर्मली जो है मैक्सिमम एसी ट्रांसमिशन होता है। कौन सा ट्रांसमिशन होता है, एसी। तो आप लोग कहीं पर लिख लीजिए एक पॉइंट ये भी, इंडिया में एसी ट्रांसमिशन मैक्सिमम, इंडिया में एसी ट्रांसमिशन मैक्सिमम 765 केवी, एसी ट्रांसमिशन मैक्सिमम 765 केवी, जबकि डीसी ट्रांसमिशन मैक्सिमम 800 केवी, 800 केवी पर होता है। हालांकि थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, जल्दी ही ये जो डाटा है मेरा ये 1200 होने वाला है, लेकिन अगर हाल फिलहाल में आपसे कोई क्वेश्चन पूछे अभी से एक साल, अगले एक साल या 2 साल के बीच, तो इसका आंसर 765 होगा। लेकिन बीएचएल जो है फिलहाल 1200 केवी के लिए काम कर रही है कि जिससे कि वोल्टेज का ट्रांसमिशन 1200 केवी पर हो सके, लेकिन फिलहाल 765 एग्जिस्टिंग है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों। देखिए, आप लोगों को मैंने ट्रांसफॉर्मर की उपयोगिता बताई, मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्मर को यूज करने से फायदा क्या होता है, क्या नहीं, क्यों यूज करने की जरूरत पड़ती है। अब देखते हैं दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर जो है आप लोगों ने देखा होगा, बेसिक उसका जो सर्किट डायग्राम है कुछ इस प्रकार से होता है। मैं थोड़ा सा बताना शुरू करता हूं आप लोगों को। ये इस तरह से होता है, ये यहां ऐसा कह दीजिए आप लोग, इस तरह से थोड़ी सी ड्राइंग है, समझना आप लोग। इस तरह से रहा होगा कुछ, इस तरह से कोर रहा होगा, ये उसका प्राइमरी होता है और ये उसका सेकेंडरी। हालांकि ये इस तरह से कह सकते हो, इसे भी, ये भी कुछ इस तरह से रहा होगा यहां पर। कुछ इस तरह से, तो यहां पर प्राइमरी लपेटी गई होगी इस तरह से। ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर की वह वाइंडिंग होती है
ट्रांसफॉर्मर की यदि प्राइमरी की बात करो तो ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी वह वाइंडिंग होगी जो सोर्स से कनेक्टेड होगी। किससे कनेक्टेड होगी? सोर्स से। वाइंडिंग को मैं इस तरह से WDG लिखूंगा तो आप लोग समझ लेना कि वो वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग जो होगी वह वाइंडिंग होती है जो किससे कनेक्टेड होती है? सोर्स से। और ये इस प्रकार से इसकी सेकेंडरी कनेक्टेड होगी, और सेकेंडरी का मतलब होता है वह वाइंडिंग जो किससे कनेक्टेड होगी? लोड से। तो आप लोग लिखते चलिए पॉइंट। पहले लिखिए आप लोग प्राइमरी वाइंडिंग, पहले लिखिए आप लोग प्राइमरी वाइंडिंग वह वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की है, ऑब्वियस सी बात है। वह वाइंडिंग जो सोर्स से कनेक्टेड होगी, वह वाइंडिंग जो सोर्स से कनेक्टेड होगी उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे। वह वाइंडिंग जो सोर्स से कनेक्टेड होगी, वह वाइंडिंग जो सोर्स से कनेक्टेड होगी उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे। जबकि लोड से कनेक्टेड होने वाली वाइंडिंग को, जबकि लोड से कनेक्टेड होने वाली वाइंडिंग को, जबकि लोड से कनेक्टेड होने वाली वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे। लोड से कनेक्टेड होने वाली वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे। अब देखिए दोस्तों होता क्या है यहां पर, ये मेरा कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट था। यहां से इस इलेक्ट्रिकल सर्किट ने ये पावर दिया है ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी में। ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी में इस तरह से इनपुट दिया, इसे मैं कह सकता हूं ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी। और ये जो मेरी वाइंडिंग है इस वाइंडिंग को मैं बोलूंगा सेकेंडरी, इस प्रकार से। तो यहां हुआ क्या, इनपुट ने प्राइमरी को, सॉरी सोर्स ने प्राइमरी को इनपुट दिया। इस प्राइमरी ने एक फ्लक्स बनाया। क्या बनाया? एक फ्लक्स, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड एक ही बात हुई। इस प्राइमरी में इनपुट जाने के बाद इस प्राइमरी ने क्या बनाया? फ्लक्स। मैं कह सकता हूं ये मेरा प्राइमरी था, ठीक। प्राइमरी से मैंने क्या बनाया? फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स। और उस मैग्नेटिक फ्लक्स से कौन लिंक्ड हुआ? सेकेंडरी। कौन लिंक्ड हुआ? सेकेंडरी। तो जो पावर का ट्रांसमिशन होगा, वो इस प्रकार से होगा कि पहले पावर का ट्रांसमिशन प्राइमरी में गया, ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी में गया। प्राइमरी के बाद जो मेरी पावर थी वो किस में चली गई? फ्लक्स में। किस में कन्वर्ट हो गई? मैग्नेटिक फील्ड में। उस मैग्नेटिक फील्ड के बाद मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी फिर किसने ले ली? सेकेंडरी ने। तो इस तरह से देखना आप लोग, इस तरह से आप लोग देखना, प्राइमरी में इनपुट गया, वो इनपुट किस में कन्वर्ट हो गया? सॉरी मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक एनर्जी में। उसके बाद वो मैग्नेटिक एनर्जी की एनर्जी किस में चली गई? सेकेंडरी में। और सेकेंडरी से कहां चली गई? लोड में। सेकेंडरी से कहां चली गई? लोड में। तो हम लोग यहां पर ऐसा कह सकते हैं, पहला पॉइंट, क्या यहां पर ये दोनों, क्या यहां पर एक चीज आप लोग ऑब्जर्व करना, क्या इस पूरे सर्किट में कोई किसी प्रकार का मोशन हुआ है? जिस तरह से जनरेटर में होता है, रोटर घूमता, क्या यहां पर कोई भी मूविंग पार्ट है? नहीं भाई। यहां पर एनर्जी आई, इनपुट आया, तो एसी के कारण फ्लक्स बना। वही फ्लक्स मैंने आपको फैराडे के नियम बताए हैं। क्योंकि यहां सप्लाई एसी है। कैसी है सप्लाई? एसी सप्लाई है। एसी सप्लाई होगी तो करंट भी कैसा रहा होगा? एसी। और करंट एसी होने का मतलब चेंजिंग करंट रहा होगा। कैसा करंट रहा होगा? चेंजिंग। तो उसके कारण जो फ्लक्स बना होगा वो फ्लक्स भी कैसा बना होगा? चेंजिंग। और वही फ्लक्स किससे लिंक्ड है? सेकेंडरी से। और मुझे पता है जब किसी कोइल से या किसी कोइल या कंडक्टर से चेंजिंग फ्लक्स लिंक्ड होगा, या किसी कोइल से सेकेंडरी से, यहां पर आप लोग देख सकते हो एक फ्लक्स लिंक हो रहा है, और वो फ्लक्स की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। किसके कारण? एसी कंपोनेंट के कारण। तो यहां पर क्या इंड्यूस होगा? एक ईएमएफ। और वही ईएमएफ कहां पर जाएगा? लोड पर। तो लेकिन इस पूरे काम धाम में, इस पूरी प्रक्रिया में क्या किसी भी प्रकार का मोशन आप लोगों ने ऑब्जर्व किया? क्या यहां पर कोई भी मूविंग पार्ट है? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफॉर्मर एक, पहला पॉइंट, ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। दूसरा, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है मेरा, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट अलग हुआ। ध्यान देना आप लोग, क्या यहां से यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है? नहीं।
आप लोग ध्यान देना यहाँ पर मैं क्या बोलने जा रहा हूं। क्या आप लोग अभी विद्युत विभाग की नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग ट्रांसफॉर्मर से आपका बहुत अच्छा खासा पाला पड़ने वाला है। और ट्रांसफॉर्मर से जब अच्छा खासा पाला पड़ने वाला है तो आप लोगों को ट्रांसफॉर्मर को बार बार उसकी प्राइमरी सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन भी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, बार बार जरूरत पड़ेगी आप लोगों को आगे जाके। तो ये कंपटीशन ही नहीं है, प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। आप लोग देखना, ये मेरा सर्किट है, ये मेरा इनपुट का सर्किट है, ये मेरा आउटपुट का सर्किट या सेकेंडरी वाइंडिंग है। क्या इन दोनों वाइंडिंग के बीच कोई भी कनेक्शन है? इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। क्या कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है? नहीं, यहां पर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं है। हाँ, इन दोनों के बीच कनेक्शन है, लेकिन कौन सा कनेक्शन है? मैग्नेटिक कनेक्शन है। कौन सा कनेक्शन है? मैग्नेटिक। ये एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है। वो बात अलग है कि एक दूसरे से मैग्नेटिक कपलिंग इन दोनों की हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। सेकंड पॉइंट ट्रांसफॉर्मर को मैं ऐसे लिखूंगा, ये आप लोग समझ लेना है। ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी व सेकेंडरी इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होगी। ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी व सेकेंडरी इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होगी। हालांकि इवन दो इट विल ट्रांसफर पावर थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी और सेकेंडरी होगी वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होगी, लेकिन उसकी प्राइमरी से उसकी सेकेंडरी में पावर का ट्रांसफर होगा, पावर भेजी जाएगी। और वो पावर किसके थ्रू भेजी जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड के। तो दोस्तों एक क्वेश्चन यहां पर और बन सकता है। आप लोग अगर बात करो, यहां पर हम लोग देखें, यदि जब ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में कनेक्टेड नहीं है तो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? भाई ये दोनों इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है तो इन दोनों के बीच रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? सोच सकते हो आप लोग। भाई मैं कहो ये दो वायर है, यहां आपस में कनेक्टेड नहीं है तो इन दोनों के बीच रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होगा, बहुत ही हाई। और बहुत ही हाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इन्फिनिटी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर की व सेकेंडरी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। या फिर अगर प्रैक्टिकली बात करो आप लोग तो प्रैक्टिकली बोल सकते हो आप मेगा ओम में। जब आप लोग सब स्टेशन पे काम करने जाओगे तो वहां पर देखोगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच जो है रेजिस्टेंस आता है वो मेगा ओम में आता है। 500 मेगा ओम, 800 मेगा ओम, इनफैक्ट 2000 मेगा ओम भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और वो डिपेंड करता है ट्रांसफॉर्मर की एमवीए पर। जितना बड़ा एमवीए होगा उतना ही ज्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी जिसे कह देते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच वो रेजिस्टेंस आएगा। लेकिन वहां तक की बात हमें नहीं करनी, हमें अभी देखना है कि ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है तो उन दोनों के बीच रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही हाई होगी। और बहुत ही हाई को अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट आप लोग सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो फिर प्रैक्टिकली अगर बात करें तो क्या होता है? मेगा ओम। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? स्टैटिक डिवाइस है जो पावर का ट्रांसफर करेगी एक इलेक्ट्रिक सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो भी किसके थ्रू? मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी जो है आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होगी। और जब इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होगी तो उन दोनों के बीच जो रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी? बहुत ही हाई या फिर इनफाइनाइट। तीसरी चीज जो दोस्तों हम लोग देखते हैं यहां पर
आप लोग देखते हो ट्रांसफॉर्मर जो है कभी भी, अगर मैं बात करूं यहां पर ये पावर हुआ मेरा इनपुट पावर, ठीक, ये मेरा हुआ आउटपुट पावर, ठीक, इसे इनपुट पावर कह सकते हैं, इसे हम आउटपुट पावर कह सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर का एक काम और होता है, अगर मैंने कहीं पर ट्रांसफॉर्मर लगा दिया, ये मेरा लाइन इस तरह से जा रहा था, समझना आप लोग, ये मेरा लाइन इस तरह से जा रहा था, मैंने या दो सिंगल फेज ले लेते हैं, इस तरह से लाइन मेरा जा रहा था, मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ इसे हटाकर एक ट्रांसफॉर्मर इस तरह से लगा दिया, तो जब लगाया होगा तो इधर की साइड क्या रह गया होगा, प्राइमरी, इधर की साइड क्या रह गया होगा, सेकेंडरी, क्या रह गया होगा, सेकेंडरी। तो ट्रांसफॉर्मर एक काम और करता है, आप लोग देखना, ट्रांसफॉर्मर एक काम और करता है, ट्रांसफॉर्मर एक इलेक्ट्रिक सर्किट को, ये पहले ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट था, ट्रांसफॉर्मर ये पहले एक इलेक्ट्रिक सर्किट था, अब मैंने यहां पर ट्रांसफॉर्मर लगाया, तो ट्रांसफॉर्मर लगाने के बाद ये मेरा एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया और ये मेरा कौन बन गया, दूसरा इलेक्ट्रिक सर्किट। तो मैं कह सकता हूं कि ट्रांसफॉर्मर एक इलेक्ट्रिक सर्किट को दो डिफरेंट इलेक्ट्रिक सर्किट में कन्वर्ट करता है। भाई पहले एक था, बीच में एक ट्रांसफॉर्मर लगाया, तो मुझे पता है ये इलेक्ट्रिक सर्किट अब यहां से यहां डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा, यहां से आप प्राइमरी से लेके सेकेंडरी तक डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कितने में कन्वर्ट कर रहा है, दो में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर रहा है, क्या कर रहा है, ब्रेक। तो ट्रांसफॉर्मर का एक काम और आप लोग लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और जो सेकेंडरी है वो आपस में कनेक्टेड नहीं होगी। जब आपस में कनेक्टेड नहीं होगी तो उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच एक अलग, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन कोई भी नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि दो अलग कनेक्शन हो जाएंगे, दो अलग इलेक्ट्रिक सर्किट हो जाएंगे। अब देखना नेक्स्ट पॉइंट जो आपको बता रहा हूं मैं, ये मेरा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है इनपुट, ये मेरा आउटपुट है। यहां पर ट्रांसफॉर्मर की एक खास प्रॉपर्टी होती है, बताऊंगा मैं आगे भी चल के, आप लोगों को प्रूफ देखने को मिलेगा कि ट्रांसफॉर्मर को पावर जिस फ्रीक्वेंसी पर दी जाएगी, यानी कि ट्रांसफॉर्मर का इनपुट जिस फ्रीक्वेंसी पर होगा, ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट भी उसी फ्रीक्वेंसी पर होगा। ट्रांसफॉर्मर का इनपुट जिस फ्रीक्वेंसी पर होगा, ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट भी उसी फ्रीक्वेंसी पर होगा। तो कहने का मतलब है ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज का चेंज करा। मैंने बताया आपको पहले, जब मैंने इस टॉपिक से पहले जिस ट्रांसफॉर्मर की स्टार्टिंग करी, तो मैंने बताया आपको ट्रांसमिशन में वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए कौन यूज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसमिशन में वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए कौन यूज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मर। तो मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज का चेंज करेगा, करंट भी चेंज करा। आप लोगों को दिखाया मैंने, भाई करंट चेंज करा, करंट की वैल्यू कम हुई तभी तो लॉस कम हुए। तो दो चीज आप लोगों को क्लियर हुई, वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मर ने चेंज किया, करंट का ट्रांसफॉर्मर ने चेंज किया। पावर आप लोग कह सकते हो, पावर भी ऑलमोस्ट सेम रहती है, हालांकि आइडियली बात करो तो सेम रहेगी, लेकिन अगर यहां पर सपोज करो 5 मेगावाट की पावर जा रही है, सपोज यहां पर 5 मेगावाट की पावर जा रही है, तो यहां पर इसके लॉस माइनस होने के बाद ट्रांसफॉर्मर के जो भी लॉस रहे होंगे, वे लॉस माइनस होने के बाद जो बची हुई पावर होगी वो कहां जाएगी, आउटपुट में। कहने का मतलब है ट्रांसफॉर्मर पावर के लेवल को भी चेंज नहीं करता। हालांकि जो उसके लॉसेस होते हैं उतनी पावर जो है लॉस में रिड्यूस हो जाएगी और जो बची हुई पावर होगी वो किसकी फॉर्म में चली जाएगी, आउटपुट की। तो मैं कह सकता हूं, मैं यहां पर आप लोगों को 3-4 पॉइंट बता देता हूं क्लियर करने के लिए चीजें। ट्रांसफॉर्मर, मेरा जो ट्रांसफॉर्मर होगा वोल्टेज चेंज करेगा, ठीक, चेंज कर सकता है, जरूरी नहीं करे। कभी कभी एक आइसोलेट ट्रांसफॉर्मर भी होता है, उसका भी बताऊंगा आपको, उसमें वोल्टेज का लेवल चेंज ही नहीं होता, लेकिन जो बेसिक पर्पज है ट्रांसफॉर्मर चेंज कर सकता है। करंट की वैल्यू चेंज, ठीक। थर्ड मैंने बताया आप लोगों को, पावर सेम रहेगी, इवन
इवन दो, या बट लिख लीजिए, इवन दो भी छोड़िए, बट लिखिए, लेकिन बट विल रिड्यूस एज पर लॉसेस, एज पर लॉसेस, जितने लॉसेस होंगे भाई उतनी कम हो जाएगी, बाकी पावर वहां चले जाएगी। सपोज 5 मेगावाट आई, 1 मेगावाट का लॉस हो गया तो आगे कितना चले जाएगा, 4 मेगावाट। लेकिन पावर के लेवल को घटाएगा या बढ़ाएगा नहीं, सिर्फ लॉसेस जितना वो खुद खाएगा, जितना वो ट्रांसफॉर्मर खुद खाएगा उतना खा लेगा, बाकी आगे दे देगा। इस तरह नहीं है कि पावर के लेवल को घटाएगा या बढ़ाएगा। और नेक्स्ट जो एक पॉइंट और आता है यहां पर, वो आता है फ्रीक्वेंसी। वो क्या आता है, फ्रीक्वेंसी। यदि मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, तो ट्रांसफॉर्मर की फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। जो फ्रीक्वेंसी इसके इनपुट की रहेगी वही फ्रीक्वेंसी इसके आउटपुट की रहेगी, वही फ्रीक्वेंसी इसके आउटपुट की रहेगी। तो 3-4 पॉइंट आप दोस्तों कहीं पर लिख लेना, इंपॉर्टेंट होते हैं। और देखो एक बात और, ये पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूं, ये पॉइंट नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। ये पॉइंट नहीं है, ये किसी भी कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। और बहुत से क्वेश्चन आप लोग न्यूमेरिकल कर ले जाओगे, लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग गलत कर देते हैं, लेकिन बहुत आसान है। इन्हें पॉइंट मत समझना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों को कंपटीशन में या डिफरेंट बुक को जब आप सोल्व करने जाओगे तो डिफरेंट बुक में आप लोगों को ये चीज मिलेगी। तो वोल्टेज चेंज करेगा, करंट चेंज करेगा, पावर सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगा, सेम। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, ट्रांसफॉर्मर जो है, ट्रांसफॉर्मर में जो है, ट्रांसफॉर्मर जो काम करता है वो काम करता है कि E इक्वस टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, ई इक्वस टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। मुझे पता है कि ये जो नियम है मेरा, ये कहां से आता है, फैराडे। ये कहां से आता है, फैराडेज सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ। और ये जो माइनस साइन आया ये मेरा कहां से आता है, लेंस। ये कहां से आता है, लेंस लॉ से। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर जो है काम करेगा किस पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बेसिस पर। किस पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बेसिस पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसफॉर्मर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पर काम करेगा। ट्रांसफॉर्मर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पर काम करेगा। और उसमें दोनों ही रूल, लेंस एज वेल एज फैराडेज सेकंड लॉ। सेकंड क्या, फर्स्ट भी कह सकते हो आप, फर्स्ट और सेकंड एक ही होते हैं, वहां वैल्यू मिलते हैं, वहां पर पता चलता है कि हाँ होता है। तो आप कह सकते हो, सेकंड भी बिठाइए यहां से, कि जो मेरा ट्रांसफॉर्मर जो मेरा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पर काम करेगा। और उसमें लेंस व फैराडेज लॉ दोनों ही एप्लीकेबल होंगे। लिखिए पॉइंट आप लोग कहीं पर, ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पर, ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पर, ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पर काम करेगा या वर्क करेगा, काम करेगा। और उसमें लेंस व फैराडेज लॉ, और उसमें लेंस व फैराडेज लॉ दोनों ही, लेंस व फैराडेज लॉ दोनों ही एप्लीकेबल होंगे, दोनों ही एप्लीकेबल होंगे। ठीक, एक चीज और देखिए दोस्तों आप लोग, अगर आपसे बात की जाए, ये मेरा ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी है, यहां से मैंने IAC दिया, इनपुट जो था यहां से मैंने IAC दिया। उस IC देने के कारण, उस चेंजिंग करंट के देने के कारण यहां से इसका जो फ्लक्स बना था वो चेंजिंग फ्लक्स बना था। और वही चेंजिंग फ्लक्स किससे लिंक्ड हुआ, सेकेंडरी से। और सेकेंडरी से जब एक चेंजिंग फ्लक्स लिंक्ड हुआ तो सेकेंडरी में एक EMF जनरेट हुआ। और जब EMF जनरेट हुआ तो लोड के थ्रू उसने क्या, लोड को क्या दिया, एक
पावर। तो यहां पर आप लोग कह सकते हो ये वाला जो कोइल है मेरा, जो सेकेंडरी जो मेरा कोइल है, या आउटपुट वाला जो मेरा कोइल है, या आउटपुट वाला जो मेरा वाइंडिंग है, वो किसके फ्लक्स पर काम कर रहा है? प्राइमरी के। किसके काम कर रहा है? प्राइमरी पर। इसका मतलब दूसरी कोइल के फ्लक्स पर काम कर रहा है। किस पर काम कर रहा है? दूसरी कोइल के फ्लक्स पर। आप लोगों को मैग्नेटिक सर्किट पढ़ाया है तो वहां का यूज अब यहां पर आप लोग करोगे। सेकेंडरी कोइल है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, किसके फ्लक्स के बेसिस पर काम कर रही है? किसके फ्लक्स के बेसिस पर आउटपुट दे रही है? प्राइमरी वाइंडिंग के फ्लक्स के बेसिस पर। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मेरा ट्रांसफॉर्मर होगा, ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू, ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू आउटपुट देगा। यानी कि जो आउटपुट ट्रांसफॉर्मर देगा वो किसके कारण देगा? म्यूचुअल इंडक्शन के। लेकिन अगर आप लोग प्राइमरी की बात करो, यदि आप लोग प्राइमरी की बात करो तो देखिए यहां पर एसी करंट दिया तो एसी फ्लक्स बना, चेंजिंग फ्लक्स बना, लेकिन वो चेंजिंग खुद से भी तो लिंक्ड होगा। कोइल प्राइमरी खुद से भी तो लिंक्ड होगा। तो जब खुद से लिंक्ड होगा तो खुद में भी तो एक ईएमएफ जनरेट होगा, और खुद के फ्लक्स के कारण यदि ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो उसे मैं बोलूंगा सेल्फ इंडक्शन। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्राइमरी में सेल्फ इंडक्शन होगा। तो हम लोग कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मर जो आउटपुट देगा वो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रांसफॉर्मर में सिर्फ म्यूचुअल इंडक्शन होगा, ट्रांसफॉर्मर में म्यूचुअल के साथ साथ सेल्फ इंडक्शन भी होगा। हालांकि जो काम करेगा, काम प्रॉपर किसके बेसिस पर करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पर। तो दोस्तों ये ट्रांसफॉर्मर के बारे में थोड़ी बहुत बात मैंने बताई। अभी जैसे आगे आगे हम लोग बढ़ेंगे इस तरह की चीजें आती जाएगी। और मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं, ये पॉइंट नहीं है, थ्योरी नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। किसी भी कंपटीशन में आने वाले सिंगल लाइन डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको इजीली किसी भी एग्जाम में, किसी भी पेपर में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर की। इसके बाद हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं एप्लीकेशन। हालांकि एक दो पॉइंट के बारे में बात हो चुकी है, लेकिन जो एक दो पॉइंट और अन्य बचे हैं सब आपको लाइन वाइज सीक्वेंस में मैं आप लोगों को बता देता हूं और साथ साथ में लिखवा देता हूं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। सबसे पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है ट्रांसफॉर्मर की उपयोगिता, बताया ट्रांसफॉर्मर कहां पे यूज होगा। मैंने बताया वोल्टेज को अप या डाउन करने को लिए, और वोल्टेज को अप या डाउन कर रहे हो तो जो मेरा करंट होगा वो खुद ही, वो पावर सेम रहने पर, पावर अगर सेम रहेगा तो P = VI cos phi, V बढ़ेगा तो I अपने आप घट जाएगा। तो मैं कह सकता हूं ट्रांसफॉर्मर का जो सबसे बेसिक यूज होगा वो वोल्टेज या करंट की वैल्यू को स्टेप अप या स्टेप डाउन, स्टेप अप मतलब बढ़ाना, स्टेप डाउन मतलब घटाना, इसके लिए किया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, टू स्टेप अप और step down the voltage और करंट, यानी कि वोल्टेज या करंट की वैल्यू स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए। बताया आपको कहां पर करेंगे स्टेप डाउन, स्टेप अप कहां पर करेंगे? जनरेशन के आसपास। स्टेप डाउन कहां पर करेंगे? लोड के आसपास। ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप लोगों को मैंने बताया है कि मेरा यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होगा E = -N dφ/dt। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, खुद समझिए आप लोग, सपोज यहां पर पीछे से इस IAC के साथ कोई डीसी कंपोनेंट भी आ रहा है। सोचना आप लोग, इस IAC के साथ कोई डीसी कंपोनेंट भी आ रहा है तो उस केस में क्या होगा? अब देखो भाई, अगर डीसी करंट है, अगर IAC के साथ में सपोज IDC भी आ रहा है तो इस IDC के कारण ये DCI या कह सकते हो डीसी जो करंट होगा वो मेरा कांस्टेंट होगा, और जब वो मेरा करंट कांस्टेंट होगा तो उसका फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा, और जब उसका फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो क्या उसके कारण इसमें कोई भी रोल, किसी भी प्रकार का रोल रहेगा नहीं। या फिर आप लोग बोल सकते हो अगर यहाँ AC ना आकर यहाँ सिर्फ IDC आता, आप लोग कहो यदि ट्रांसफॉर्मर को AC की बजाय हम ट्रांसफॉर्मर को सिर्फ डीसी देते
तो करंट कांस्टेंट होता, और करंट कांस्टेंट होता तो फ्लक्स कांस्टेंट होता, और फ्लक्स कांस्टेंट होता तो फ्लक्स चेंज ही ना होता, इसकी वैल्यू जीरो हो जाती, तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होता? नहीं, तो ट्रांसफॉर्मर काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ यदि पीछे से डीसी आ रहा होगा तो उस डीसी को ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि ये दो सर्किट है, यहां से यहां पावर भेजनी है, लेकिन अगर डीसी है तो डीसी की पावर यहां से यहां नहीं भेज पाएगा, तो ये क्या करेगा? डीसी को आइसोलेट। क्या करेगा? डीसी को आइसोलेट। तो पहला काम जो ट्रांसफॉर्मर का हुआ, स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज और करंट, एंड द सेकंड फंक्शन इज, अगर बात करें सेकंड काम की, तो वो करेगा आइसोलेट द डीसी, आइसोलेट द डीसी कंपोनेंट। अगर डीसी का कोई कंपोनेंट पीछे से आ रहा है तो उस कंपोनेंट को रोक देगा और एसी को क्या करा देगा? पास। हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार से होगा, ये मेरा कोई ट्रांसफॉर्मर है, सपोज यहां से एसी प्लस डीसी अगर जा रहा है तो यहां सिर्फ एसी एसी जाएगा, डीसी क्या हो जाएगा मेरा? ब्लॉक। आइसोलेट या फिर ब्लॉक, एक ही बात है, ब्लॉक रोक देगा डीसी को। ठीक दोस्तों, एक थर्ड पॉइंट और होता है। हाँ, एक चीज थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, जब इस पॉइंट की हम लोगों ने बात की है, अगर एक्चुअल में डीसी आप सप्लाई दोगे, डीसी सप्लाई मेरा इस तरह से होता है, ये यहां पर करंट हुआ, इस एक्सिस पर टी हुआ और टी के साथ कांस्टेंट वैल्यू आई, यहां पर ये जीरो था, ये सप्लाई आप लोगों ने दी। देखना आप लोग, बता देता हूं इस बारे में भी, आगे भी बताना है, मुझे भी बता देता हूं। अगर डीसी सप्लाई दी मैंने, भाई यहां से यहां तक तो फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, तो कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन स्टार्टिंग में ये कहानी क्या रही होगी यहां पर? ये कहानी क्या रही होगी? अब देखो ये क्या होगा, यहां पर तो करंट की वैल्यू चेंज हुई है, भले ही बहुत पल्स का इंपल्स है, बहुत ही एकदम बहुत मिनिमम टाइम में, बहुत ही मिनिमम टाइम में, लेकिन यहां तो करंट की वैल्यू चेंज हुई है। और जब यहां करंट की वैल्यू चेंज हुई तो इस दौरान तो मुझे फ्लक्स का चेंज मिला होगा, और जब यहां इस दौरान मुझे फ्लक्स का चेंज मिला होगा तो उस दौरान मुझे ईएमएफ भी मिलेगा। और चूंकि ये बहुत मिनिमम टाइम में, इसकी वैल्यू यहां पर बहुत, ये देखो बहुत जल्दी हो रहा है, इसकी वैल्यू बहुत कम है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? हाई। तो जब मैं डीसी सप्लाई किसी ट्रांसफॉर्मर को दूंगा, आप लोग कहीं पर लिख लेना यहाँ ब्रैकेट में, अगर डीसी सप्लाई में कहीं पर दूंगा तो ईएमएफ की वैल्यू एकदम से एक स्पार्क आएगा, एकदम से क्या मिलेगी? बहुत ही हाई वैल्यू। हालांकि उसके बाद क्या हो जाएगा? जीरो। उसके बाद क्या हो जाएगा? जीरो। तो डीसी सप्लाई देने पर लिखिए आप कहीं पर, ट्रांसफॉर्मर में डीसी सप्लाई देने पर, ट्रांसफॉर्मर में डीसी सप्लाई देने पर स्टार्टिंग में, ट्रांसफॉर्मर में डीसी सप्लाई देने पर स्टार्टिंग में बहुत हाई वैल्यू की बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत हाई वैल्यू की बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आउटपुट वोल्टेज मिलेगी, आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। हालांकि इस शॉर्ट टाइम के बाद आउटपुट जीरो हो जाएगा। आप लोगों को मैंने इंडक्टर में डिफरेंट वेव फॉर्म के साथ क्वेश्चन दिखाए थे, वो इंडक्टर नहीं, वो ट्रांसफॉर्मर ही है। अब देखोगे ट्रांसफॉर्मर पे भी जाके पीछे समझा चुका हूं, आगे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग कहते हैं मैग्नेटिक सर्किट में इतना लंबा टाइम क्यों लिया, तो टाइम यहां पर देखने को मिलेगा आपको क्यों लिया, उसका नतीजा आप लोग यहां पर देखोगे। मैंने समझाया था आपको E माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, इस तरह से कुछ दिखाया था। भाई एक ही तो बात है, ये ले लो चाहे वो ले लो, एक ही बात है। तो आप लोग यहाँ पर E अगर निकालने जाओगे तो कॉन्स्टेंट ही हुआ, डी फाइव अपॉन डी टी, देख सकते हो इस तरह से रहा होगा। तो यहाँ पर ये कुछ वोल्टेज मिलेगा, उसके बाद चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? जीरो। तो इस प्रकार से मिलेगा ये, तो एक स्पार्क स्टार्टिंग में मिलेगी, उसके बाद कितना हो जाएगा? जीरो। एक चीज और दोस्तों, जब डीसी सप्लाई दोगे तो डीसी सप्लाई पर फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो यहाँ जो इसका खुद का ईएमएफ होगा, जिसे मैं बैक ईएमएफ कहूंगा, आगे लोग जानेंगे हम लोग जाके, जिसे मैं सेल्फ इंडक्शन का कारण मानना था, वो जो बैक ईएमएफ होगा वो भी क्या होगा? जीरो। जिसके कारण चांसेस है कि मेरी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। अगर डीसी वोल्टेज ठीक ठाक हुई,
अगर डीसी वोल्टेज वैल्यू में ठीक ठाक हुई, मैग्नीट्यूड में ठीक ठाक हुई, एक ठीक ठाक वैल्यू, एवरेज वैल्यू हुई, कह सकते हो बहुत कम नहीं। अब सपोज करो ट्रांसफॉर्मर 11 केवी का है, उस आप अगर 110 वोल्ट का सिर्फ डीसी दोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर 11 केवी का ट्रांसफॉर्मर है, उस आप 1100 वोल्ट का डीसी दे रहे हो, तो जरूर निश्चित तौर पर उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी वो क्या हो जाएगी, बर्न। तो अगर डीसी वैल्यू बहुत कम देते हो ट्रांसफॉर्मर को, डीसी की बहुत लो वैल्यू देते हो, तो आंसर होगा ट्रांसफॉर्मर विल नॉट वर्क या गिव्स आउटपुट 0। और अगर ट्रांसफॉर्मर की वैल्यू ठीक ठाक होगी तो सेल्फ इंडक्शन 0 होगा, जिसके कारण ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग क्या हो जाएगी, बर्न। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट और, डीसी के केस में बैक ईएमएफ, ये ईबी जो होगा आगे बनेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में भी आगे जाके। डीसी के केस में बैक ईएमएफ 0 होगा, भाई बनेगा ही नहीं। डीसी है, कांस्टेंट करंट है, कांस्टेंट फ्लक्स है, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा। डीसी के केस में बैक ईएमएफ 0 होगा, बैक ईएमएफ 0 होगा। और यदि डीसी की वैल्यू पर्याप्त हुई, तो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी बर्न हो जाएगी, हालांकि स्टार्टिंग में एक स्पार्क जो है देगी। ठीक, तो ये दो काम हुए ट्रांसफॉर्मर के। थर्ड काम हम और जान लेते हैं। थर्ड जो काम होता है वो होता है इम्पीडेंस मैचिंग। थर्ड काम जो होता है वो काम होता है इम्पीडेंस मैचिंग। ट्रांसफॉर्मर एक काम और करता है, इम्पीडेंस मैचिंग। कैसे आप लोग समझोगे, जब आप लोग एम्पलीफायर पढ़ोगे, जब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा ये चीज, आप लोगों को जब अच्छे से समझ में आएगा जब आप यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाते हो। रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाने के लिए इसका जो लोड होता है वो लोड बहुत ही कम होता है, इसका लोड ज्यादा होता है, तो इस लोड को ज्यादा दिखाता है। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ट्रांसफॉर्मर का ये प्राइमरी कह लीजिए आप, ये सेकेंडरी कह लीजिए। तो अगर सेकेंडरी में लोड 10 ओम होगा, तो इधर वो लोड, इधर प्राइमरी की साइड वो 10 ना होगा, वो कुछ अलग होगा। वो बात करेंगे हम लोग आगे चल के, डिटेल में बात होगी इस बारे में। अगर सेकेंडरी साइड लोड 10 होगा तो प्राइमरी साइड लोड 10 की बजाय 1 भी हो सकता है, 10 की बजाय 100 भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा इसके टर्न रेशियो पर, उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर का यूज इंपीडेंस मैचिंग के लिए भी होता है। किसमें, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। किसमें, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एम्पलीफायर वगैरह जो आप लोग पढ़ोगे आगे चल के, उसमें जो ट्रांसफॉर्मर का यूज होता है वो किसके लिए होता है, इंपीडेंस मैचिंग के लिए। तो ट्रांसफॉर्मर के 3 यूज मैंने आप लोगों को बता दिए मेन मेन, जो स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज और करंट, आइसोलेट द डीसी कंपोनेंट, एंड द थर्ड वन इज इंपीडेंस मैचिंग। और कहां पर होता है ये, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, एक आप लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ते हो बेसिक इलेक्ट्रिकल में, वो थ्योरम ये कहती है, वो थ्योरम ऐसा कहती है कि ये मेरा कोई सर्किट है इस तरह से, ये मेरा लोड है, ये मेरा कोई सर्किट है, ये मेरा लोड है, तो ये लोड अगर इस सोर्स के बराबर होगा, ये रेजिस्टेंस अगर इसके बराबर होगा, तो इसमें पावर कैसे जाएगी, मैक्सिमम। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, साउंड सिस्टम में इसकी जो साउंड की, इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो लोड की वैल्यू होती है, वो इसके बराबर दिखा देते हैं, जिससे कि यहां पर पावर कैसे जाए, मैक्सिमम। और पावर मैक्सिमम जाएगी तो इसमें जो म्यूजिक की आवाज होगी वो तेज होगी, जो अनाउंसमेंट की आवाज होगी वो तेज होगी। तो इसका जो काम करता है इंपीडेंस को आगे पीछे दिखाने का, वो कौन करता है, ट्रांसफॉर्मर। तो आप लोग ये 3 पॉइंट लिख लीजिए, इंपीडेंस मैचिंग किसमें, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। तो ये दोस्तों मैंने ट्रांसफॉर्मर की आप लोगों को उपयोगिता बताई, कैसे यूज करना है, ट्रांसमिशन लॉस के बारे में थोड़ी सी बात करी, जनरेशन वोल्टेज के बारे में थोड़ी बात करी। उसके बाद मैंने ट्रांसफॉर्मर की जो है क्या चीज चेंज करेगा, वो क्या चीज चेंज नहीं करेगा, ये सब बात करा। ट्रांसफॉर्मर के एप्लीकेशन के बारे में बात करी। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग ट्रांसफॉर्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, बताएंगे कोर कैसे बनता है, वाइंडिंग कैसे बनता है, किस किस टाइप का कंस्ट्रक्शन के आधार पर ट्रांसफॉर्मर होता है। ये सब जो कहानी है हम सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर की कर रहे हैं। 3 फेस हम जब सिंगल फेस खत्म कर देंगे वहां पर बात करेंगे। तो इन शब्दों के साथ बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का।